राम राम एवरीबॉडी। मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, परसेंटेज पार्ट सीरीज को हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा चुके हैं और उसी में ही आगे और क्या क्या लैंग्वेज बन सकती है उस पर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्वेश्चन आज का। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, आप अगर मेरा ये वीडियो लेक्चर कंटिन्यू देख रहे हैं तो मैं आपसे एक कहता हूं कि आप एक प्रॉपर नोट्स बनाइए और प्रॉपर उसको रिवाइज कीजिए। ठीक है, और नहीं देखना है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सही में कुछ सीखना चाहते हैं तो इसका तरीका यही है कि जो भी वीडियो लेक्चर मैंने पढ़ा दिए हैं अभी तक उनका आप प्रॉपर नोट्स बनाइए उन क्वेश्चनों का, और जो डाउट आता है उनको आप 2 बार देखिए, वीडियो को 3 बार देखिए, तो शायद ये वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है तो फिर आप मुझे बताइए कमेंट के द्वारा। ठीक है, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर मैं नहीं मानता कि आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, तो नोट्स जरूर बनाइए। ये शायद क्वेश्चन मैं तो गिनता नहीं लाई, 80 क्वेश्चन के आसपास हो चुके हैं परसेंटेज में, 80 क्वेश्चन। ठीक है, और होंगे अभी आने वाले वीडियोज में। अभी परसेंटेज पूरा नहीं हुआ है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है पिछले वाला वीडियो का ही, लेकिन मैंने कुछ डेटा चेंज किए हैं और मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होगे सर आपको बार बार क्यों रिपीट करते हो क्वेश्चनों को, तो इसका रीजन कुछ अलग होता है। ठीक है, तो वो आपको क्लियर करूंगा मैं क्यों रिपीट करता हूँ। मिस्टर राहुल स्पेंड 30% ऑफ हिज मंथली income on food and 10% of on children's education. 50% of remaining he 50% of remaining he spent आएगा। ठीक है, 50% of the remaining he spent। ठीक है, he spent He spent entertainment and transport together and 20% on medical. He is left with an amount of rupees 720. 720. ठीक है, after all these expenditure, ठीक है, after all these expenditure, what is Mr. Rahul's monthly income? ठीक है, हिंदी में देखते हैं। श्रीमान राहुल जी हैं वो अपनी 30% जो आय है वो भोजन पे खर्च कर रहे हैं, 10% आय बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं तथा शेष आय का 50% मनोरंजन पर व यात्रा पर और 20% दवाइयों पर खर्च करते हैं। यदि वह 720 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय बताइए। और ये है हमारे ऑप्शन। ठीक है, ए बी सी डी करके। दोस्तों, मैंने ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया आपसे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप बिना कुछ दिमाग लगाए आप ये माने कि राहुल की जो मंथली इनकम है वो 100 यूनिट के बराबर है। 100 क्यों माने इसका रीजन भी मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो 100 मान लेते हैं हम, इसकी मंथली इनकम है 100 यूनिट। ठीक है, कि भाई 100 यूनिट जो है राहुल की मंथली इनकम है। ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हमें करना है। राहुल जो है 30% तो भोजन पर और 10% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है, मतलब फूड प्लस एजुकेशन पर वो कर रहा है टोटल 40% खर्चा। 30 तो भोजन पर और 10 कर रहा है बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि हम कह सकते हैं कि फूड प्लस एजुकेशन पर वो 40% खर्चा कर रहा है। तो 100 का 40% कितना होगा? 40। तो 40 यूनिट जो है वो यहां खर्च कर चुका होगा वो। अब उसके पास बचेगा कितना? वो कह रहा है कि शेष आय का 50% मनोरंजन पर खर्च कर रहा है वो, वह यात्रा पर, और 20% दवाइयों पर खर्च कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब उसके पास बचा कितना भाई? 100 में से 40 तो उसने यहां खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 60। 100 माइनस 40 कितना बचा? 60 यूनिट।
अब 60 में से भी वो खर्च कर रहा आगे 50% मनोरंजन और यात्रा पर, यानी कि अ, इसमें भी आप देखिए वो इंटरटेनमेंट इंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट, ठीक है, इन दोनों पर मिलाकर के वो कितना खर्चा कर रहा है, 50% खर्चा कर रहा है। तो इसका 60 का 50%, शेष का 50% खर्च कर रहा है। लैंग्वेज पर जाइए, शेष का 50% खर्च कर रहा है, शेष आय का 50% मनोरंजन और यात्रा पर खर्च कर रहा है। शेष आय मेरे पास कितनी बची, 60 यूनिट, ठीक है। 60 का 50% खर्च कर रहा है, तो 60 का 50% कितना होगा, 30 यूनिट हो गया, ठीक है। अब और 20% दवाइयों पर खर्च करता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा मेडिसिन। मेडिसिन पर कितना खर्च करता है, 20%, तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 यूनिट वो खर्च कर देता है मेडिसिन पर। तो बचा कितना उसके पास, 18 यूनिट उसके पास शेष रह गया, ठीक है। ये उसकी क्या हो गई, बचत रह गई 18 यूनिट। दोस्तों अब जैसे जैसे सवाल, जैसे हमने ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है हमें वैसे वैसे आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं। वो कह रहा है कि 720 रुपए की बचत करता है, और यहाँ बचत कितनी हो रही है, 18 यूनिट की। सवाल के हिसाब से बचत कितनी हो रही है, 720 यूनिट की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो 18 यूनिट आई है हमारे द्वारा माने गए डेटा है, ठीक है। ये हमारे द्वारा माने गए डेटा है। 18 यूनिट जो है बचत है हमारे हिसाब से, और सवाल के हिसाब से बचत कितनी है, 720 रुपए की। तो 18 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आप बताइए। 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है किसको, 720 को। जब 18 यूनिट रिप्रेजेंट कर रही है 720 को, तो एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगी, 720/18 कितना आएगा, 1872, 40। तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी, तो वो पूछ रहा है उसकी मंथली इनकम कितनी होगी, 4000 रुपए, ठीक है। इस तरीके से मेरा ऑप्शन आ रहा होगा सी, ठीक है। ये तो हो गया मेरी मंथली इनकम निकालने का तरीका। अब क्वेश्चन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो मासिक आय ही पूछेगा आपसे, ऐसा कभी नहीं होगा। हो सकता है कि वो इंडिविजुअल पूछ ले, वो पूछ ले कि आप ये बताओ, ठीक है। तो सवाल हमेशा ये नहीं होगा कि भाई उसकी मासिक आय ही बताइए, वो इंडिविजुअल भी पूछ सकता है आपसे। इंडिविजुअल कैसे, वो पूछ सकता है कि उसने फूड पर कितना खर्चा किया, तो फूड पर कितना किया भाई, 30 यूनिट खर्चा कर दिया, 30% खर्चा किया ना, और 10% बच्चों की एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, ठीक है। तो आप जैसे इंडिविजुअल डेटा पूछे अगर वो एग्जामिनर, तो आप इस विधि से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं इसका दूसरा मेथड भी आपको बताने वाला हूं अभी। अगर वो मासिक आय ही पूछता है तो वो बेस्ट रहेगा। अगर वो मासिक आय न पूछ करके इंडिविजुअल पूछता है तो फिर ये मेथड बेस्ट रहेगा, ठीक है। ये अलग अलग लॉजिक होते हैं सवालों को बताने के। फिर आप कहोगे कि सर आपने, जैसे मैं इसका बताता हूं, अगर वो ये पूछता है कि उसने फूड प्लस एजुकेशन पे कितना खर्चा किया, तो 40 यूनिट खर्चा किया, तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, 40 गुना एक यूनिट किसके बराबर है, 40 के बराबर है, तो 40 गुना 40, तो इस तरीके से कितना आ रहा होगा, 1600। यानी कि 1600 रुपए उसने फूड प्लस एजुकेशन पे खर्च कर दिए हैं। अगर वो इंडिविजुअल पूछता है कि फूड पर कितना खर्चा किया, तो 30 यूनिट, 30 गुना 40, इस तरीके से आप कितने कर रहे होगे, 1200 रुपए। तब 1200 रुपए उसने फूड पर खर्चा कर दिया, और 10 यूनिट किसके बराबर होगी, 10 गुना 40, यानी कि 400 रुपए। 400 रुपए उसने एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे खर्च कर दिया, ठीक है। अगर वो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि उसने बताइए इंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट पे मिलके कितना खर्चा किया, तो वो है 30 यूनिट के बराबर। तो यहां हम निकाल रहे होंगे 30 गुना 40 करके, और ये हमारे पास आ रहा होगा 1200, यानी कि 1200 रुपए उसने इंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट पे खर्चा किया है। अगर एग्जामिनर आपको ये पूछता है कि मेडिसिन पे कितना खर्चा किया है राहुल ने, ठीक है, तो मेडिसिन पे किया है 12 गुना 40 करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास है, तो 12 गुना 40 करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ रहा होगा, मेडिसिन का खर्चा आ रहा होगा, ठीक है, 1248, यानी कि 480 रुपए, 480 रुपए वो मेडिसिन पे खर्च कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर, मेरे समझाने का पर्पज यही है कि अगर एग्जामिनर आपसे
इंडिविजुअल डेटा पूछता है। इंडिविजुअल डेटा का मतलब मेरा ये है कि अगर वो फूड का डेटा पूछता है, कितना खर्चा किया, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्चा हुआ, ठीक है, एजुकेशन पे कितना खर्चा हुआ, एंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, या फिर मेडिसिन पे कितना खर्चा हुआ, अगर वो इंडिविजुअल पूछता है तो आप इस मेथड से कीजिए। अगर एग्जामिनर मासिक आय ही पूछता है, अगर मंथली इनकम ही पूछता है, तो इसका एक बहुत ही शॉर्टकट मेथड है जो मैंने बहुत ही बढ़िया कंसेप्चुअल मेथड है, थिंकिंग का ही मेथड है टोटल, जो मैंने बहुत पहले भी डिस्कस किया था आपसे, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में मैंने डिस्कस किया था, आपको अगर याद हो तो। ठीक है, हम उसका यूज करके और इसका बहुत ही एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर वो मासिक आय पूछता है, अगर आप ये कहोगे, अब आप सोच रहे होगे सर अगर वो एक लाइन में उत्तर निकाल सकते हैं तो आपने ये झमेला क्यों तैयार किया? ये झमेला इसलिए तैयार करना पड़ा है क्योंकि एग्जामिनर देखिए हम तो है नहीं, ठीक है, बनाने वाले। तो जो एग्जाम सेट करता है, हो सकता है कि वो मासिक आय न पूछ करके कल को इंडिविजुअल आय पूछने लग जाए, इंटरटेनमेंट का पूछने लग जाए कि इंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा किया, या ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, ठीक है, एंटरटेनमेंट प्लस ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्चा हुआ, एजुकेशन पे कितना हुआ, फूड पे कितना हुआ, और अपना मेडिसिन पर कितना खर्चा किया। तो वो मेथड वहां पर थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा आपके लिए, आप उससे नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको ये मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, अब आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं आपको वो मेथड बताता हूं जो मैंने पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था आपसे, और जिन्होंने पढ़ा होगा अगर शुरू से अच्छे से तो उनको शायद समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, मैंने उस समय ये बताया था कि आप सोचिए, मानिए कि सोचिए कि आप ये सोचिए कि बचे हुए की वैल्यू सोचिए, जो खर्च हो गया वो तो गया, ठीक है, लेकिन जो बच गया ना, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो बचा हुए का डेटा है, 720 रुपए वो बचा रहा है, ठीक है। तो बचा रहा है क्या, मैंने उस समय कहा था कि आप बचे हो कि अगर हम खर्चे को निकाल दें तो बचा हुआ वैल्यू तो मेरे पास होगा। अगर मैं ये सोचूं, इस तरीके से सोच सकते हैं हम कि राहुल की आय मान लो कितनी है, एक्स है। हम ये मान लेते हैं राहुल की मासिक आय कितनी है, एक्स रुपए है। अब राहुल है 30% तो भोजन पे खर्च कर रहा है और 10% बच्चों की शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो उसके पास बच कितना रहा है, मतलब उसने 40% तो रुपया खर्च कर दिया अपने आय का, तो बचा कितना उसके पास अपनी आय का, 60% रुपया बच गई। ठीक है, और 60% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/5। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आ रहा है 3/5 कैसे निकाला, तो वो पहले के वीडियोस देखे और अच्छी अच्छी चीजें सीखे, कंसेप्ट बिल्डअप करे, कोई शॉर्टकट नहीं है, पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, 3/5 हो गया। अब हम ये क्या मान रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि उसकी बची हुई इनकम कितनी है। ठीक है भाई, 40% खर्चा कर दिया, बची हुई इनकम कितनी है वो देख रहे हैं, 60% बच गई उसके पास। क्यों हम बची हुई को क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शंस है, जो क्वेश्चन दे रखा है वो बची हुई का ही दे रखा है, बची हुई वैल्यू दे रखी है 720, यानी कि उसके सब कुछ खर्चा करने के बाद उसके पास 720 रुपए बचते हैं। ठीक है, तो हम बची हुई डेटा को ही ले सकते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है आपसे। तो हम ये मानेंगे कि 40% तो राहुल ने खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 60%। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल कह रहा है कि शेष आय का 50% वो मनोरंजन व यात्रा पर खर्च करता है और 20% वो दवाइयों पर खर्च करता है। टोटल मिला के उसने कितना खर्चा कर दिया, 50% प्लस 20%, कितना हो गया भाई, 70%। यानी कि जो शेष बचा था उसके पास, ये वाला, इसका भी 70% उसने और खर्च कर दिया। ठीक है, तो बचा कितना, 30%। 30% की फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/10। और जो बची हुई वैल्यू है वो कह रहा है कि 720 रुपए की बचत करता है, तो वो बची हुई वैल्यू कितनी है, 720 के बराबर रख देंगे, और हम यहाँ से आंसर निकाल रहे होंगे बहुत ही आसानी से। 3 9 9 72, 8 और 5 40, यानी कि 4,000 रुपये, ये मेरी क्या आ गई, मासिक इनकम आ गई। ठीक है, 4,000 रुपए। तो देखा आपने कितने इजी वे में, अगर हम ये सोच पा रहे हैं कि उसकी बची हुई इनकम कितनी है, तो हम बहुत ही आसानी से, एक ही लाइन का सवाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, उतना कुछ करने का, जाल फैलाने की भी जरूरत नहीं है। जाल तब फैलाएं आप जब आपसे इंडिविजुअल डेटा पूछता है, वो इंडिविजुअल पूछता है कि उसने फूड पे कितना खर्च किया, एंटरटेनमेंट पर कितना खर्च किया, ट्रांसपोर्ट पे कितना खर्च हुआ, मेडिसिन पे कितना खर्च हुआ, तो आप फिर उस मेथड जाल वाले से जाइए। बाकी आपके लिए ये मेथड सबसे बेस्ट है अगर वो मंथली इनकम ही पूछता है आपसे तो। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं, आपको तो सिर्फ ये सोचना है कि बचा कितना। भाई 40% खर्च कर दिया, बचा कितना, 60%। फिर उसने 70% खर्च कर दिया बचे हुए का भी, फिर बचा कितना, 30%, और वो बचे हुआ 720 से जो डेटा देगा उसके बराबर रख देना, आंसर आ जाएगा आपका।
ठीक है। तो ये आप सोच रहे होगे सर आप ये पहले बता देते, हमें इतने क्वेश्चन कराने के बाद क्यों बताइए मेथड। उसका रीजन है, कल को आप वो कंसेप्ट बिल्डअप ही नहीं कर पाते अगर मैं आपको शुरू में ही ये मेथड बता देता तो आप वो कंसेप्ट बिल्डअप नहीं कर पाते जो मैंने कोशिश की है बनाने की आपकी। कल को इंडिविजुअल डेटा आएगा तो आप आसानी से कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया, अब बताया हूं। अब जब आप ये ध्यान रखो, दो बातें हैं, अगर वो इंडिविजुअल डेटा पूछता है तो उस मेथड से जाइए आप, ठीक है, जाल फैला के। अगर वो मासिक आय पूछता है, सिर्फ मंथली इनकम पूछता है, तो आप ये बचे हुआ जो मेथड है इसको फॉलो कीजिए, ये सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ सवाल लेते हैं। हाँ, एक फ्रेंड का फोन आया था, जानकारी था। उसने कहा कि भाई आप है ना वेन डायग्राम के एक दो क्वेश्चन और करा दो। भाई मैं कहना ये चलो मैं करा देता हूँ, मेरे पास तो क्वेश्चन हैं अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहोगे जितने क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन मैं जो भी है देख रहे हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप वेन डायग्राम में मैं क्या बताऊंगा, जो बेसिक कंसेप्ट है वेन डायग्राम का, जो बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट है वो तो मैंने सारे डिस्कस कर दी। अब मैं और क्वेश्चन लूंगा तो भी वही तरीके से डिस्कस करूंगा आपसे। तो आप उन्हीं वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए ताकि आपका वो कंसेप्ट बिल्डअप हो जाए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जैसे डेटा चेंज कर दूंगा, थोड़ी लैंग्वेज इधर उधर करके और क्वेश्चन लिख दूंगा, ठीक है। तो आप कीजिए, चलो उसने कहा है तो मैं एक दो क्वेश्चन करा देता हूँ आपको, वेन डायग्राम के और करा देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें आगे बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं वेन डायग्राम का कैसे क्या है वो। मुझे नहीं लगता कि यार ऐसे बार बार आप ऐसे मत कीजिए, जो मैंने बता दिया है वो ही मैं अब बताऊंगा आपको। तो इससे अच्छा है कि आप जो पहले के वेन डायग्राम के क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको अच्छे से देखिए। आप एक बार में नहीं समझ में आता तो 2 बार देख लीजिए, 2 बार में नहीं आता तो 3 बार देख लीजिए, वो तो आपके हाथ में कहीं थोड़ी गया वीडियो, तो आप उसमें देख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से वेन डायग्राम का चलो एक क्वेश्चन लेते हैं आपके लिए, आपने कहा है तो लेना पड़ेगा। क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन 30% स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स and 25% failed in English. If 15% failed in both math and English, then how much percent passed in both the subject? हिंदी में देख लो, एक परीक्षा में 30% छात्र हैं जो गणित में फेल हो गए हैं, 25% छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हो गए हैं, दोनों विषयों में 15% छात्र फेल हो गए हैं, तो कितने प्रतिशत छात्र हैं जो दोनों विषयों में पास हो गए हैं। मैंने हमेशा ही आपको ये बताया है कि आप जब 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 गोले मान लो, ठीक है। अब ये मैथ वाला है, ये अपना इंग्लिश वाला है। अब आप ये देखिए कि हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भाग इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है कॉमन, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये दोनों को रिप्रेजेंट करेगा। तो आप है ना इसको कॉमन को देख लीजिए, ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि इनमें से जो कॉमन है वो क्या है, 15% है जो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया, 15% भर दीजिए, कुछ करना ही नहीं है यार। अब आप ये इंडिविजुअल, अब आप कॉमन आपने देख लिया, फिर आप इंडिविजुअल पर जाइए कि मैथ में कितना है और इंग्लिश में कितना है। मैथ में कितना है, 30%, तो 15% तो ये हो गए, तो 15% और भर दीजिए। मैथ में टोटल मिला के कितने हो गए, 30%, ठीक है। भाई ये जो स्टूडेंट जो 15% है, मुझे पता है कि डाउट कहाँ चल रहा है उनके माइंड में डाउट ये है कि सर आप इन 15 को क्यों शामिल कर रहे हो, ये डाउट है और कुछ नहीं है। कुछ नहीं, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूं, मैंने किया भी है पिछले वीडियो में अच्छे से। भाई ये जो 15% है ना, ये दोनों में फेल हो रहे हैं, दोनों सब्जेक्ट्स में फेल हो रहे हैं। अब जो हिंदी इंग्लिश में भी फेल हो गया, मैथ में भी फेल हो गया, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि वो मैथ में तो फेल हो ही गया ना, तो हम उसको मैथ मैथ में तो फेल हो ही गया वो, तो इसलिए उसको शामिल कर रहे हैं। अब मैं जब इंग्लिश की बात करूंगा तो उसको भी शामिल कर लेंगे, क्योंकि वो इंग्लिश मैथ दोनों में फेल है। इसका मतलब ये है कि वो इंग्लिश में भी फेल है, तो हमें उसको शामिल करना पड़ेगा। और क्वेश्चन भी ये कर रहा है कि इंग्लिश में 25% छात्र फेल हो रहे हैं, तो 25% कितना हो गया, भाई 15 तो ये हो गए दोनों वाले, 10 और हो गए, 15 10 25% हो गए। इस तरीके से आप भरना सीखे इनको, कुछ नहीं है। कॉमन देखिए, जो बचा हुआ है उनकी इंडिविजुअल की वैल्यू पुट कीजिए और आंसर निकालिए। टोटल कितना गया, 15 30 और 10 40% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। जब 40% छात्र फेल हो गए तो कई बच्चे करेंगे जल्दीबाजी में 40 पे टिक करके, हो गया कल्याण, ठीक है। ये सही हो गया अपना उत्तर।
लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज क्या कह रही है, लैंग्वेज कह रही है कि पास कितने परसेंट हुए हैं वो बताने हैं, ना कि फेल कितने परसेंट हुए। तो जब 40% फेल हो गए तो पास कितने हो गए, 60% छात्र। तो 60% छात्र ऐसे हैं जो पास हो गए। यही हमारे सवाल का क्या है, आंसर है। 40% वाले गलत होंगे, 60% वाले सही होंगे। अगर वो ये पूछता है कि दोनों विषयों में फेल कितने परसेंट विद्यार्थी हुए हैं, कितने परसेंट छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, तो फिर 40% आंसर होता। लेकिन सवाल ये कह रहा है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं तो दोनों विषयों में पास हो रहे हैं, तो 60% आएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं था यार, आप इस चीज के लिए घबराइए मत। आप वीडियो को 2 बार देखिए। जो वेन डायग्राम का कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया था, बहुत अच्छे से डीपली डिस्कस किया था मैंने, उस समय एग्जाम्पल्स भी दिए थे ताकि आपको याद रह सके। ठीक है, अब मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ अभी तो कि भाई, अगर जो बच्चा मैथ और इंग्लिश में फेल हुआ है, मैथ प्लस इंग्लिश में फेल हुआ है, इसका मतलब वो मैथ में तो फेल हुआ ही है, इसलिए उसको मैथ वाले में शामिल कर लिया। जो मैथ और इंग्लिश में फेल हुआ है, इसका मतलब वो इंग्लिश में तो फेल हुआ ही है, इसलिए उसको इंग्लिश वाले में शामिल कर लिया। ठीक है, तो आप पिछले वीडियोस को देखिए, रिपीट कीजिए, उसको आ जाएगा आपके समझ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, बाकी कंसेप्ट सेम है। ठीक है, कंसेप्ट सेम है वेन डायग्राम का, थोड़ी सी लैंग्वेज में क्या हेरा फेरी की है वो देखते हैं। इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, 40% students can speak only Hindi, 30% Hindi and Sanskrit both, and the rest of the student can speak only Sanskrit. How many children can speak Sanskrit? हिंदी में देखते हैं। एक 50 छात्रों की कक्षा में 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं, 30% छात्र हैं वो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं बोलते हैं, और बाकी छात्र हैं केवल संस्कृत भाषा बोलते हैं। तो संस्कृत बोलने वाले छात्रों की संख्या ज्ञात करो, छात्रों की संख्या। ठीक है, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो संस्कृत बोलते हैं, उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है भाई, वेन डायग्राम का जो बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो बेसिक वही कंसेप्ट रहेगा, चाहे आप कैसे भी क्वेश्चन करना, वेन डायग्राम का कंसेप्ट वही रहेगा। अब इसमें डाटा दे दिया, इसमें तो डाटा ही पूछ रहा है ये इधर, वो कर क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे बनाएंगे। बहुत सिंपल है भाई, 2 ही सब्जेक्ट है मेरे पास, या तो हिंदी है और या फिर संस्कृत है। ठीक है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो बीच वाला सेक्शन है ये दोनों के लिए है, हिंदी प्लस संस्कृत के लिए है। 40% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं। आप लैंग्वेज को देखिए, 40% छात्र ऐसे जो केवल हिंदी बोलते हैं, ओनली स्पीक हिंदी। ठीक है, स्पीक ओनली हिंदी। ठीक है, तो 40% छात्र हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा बोलते हैं। 30% छात्र ऐसे हैं जो हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाएं बोलते हैं, वो 30% छात्र होंगे। भाई 40 और 30 कितना हो गया, 70, बचे कितने, 30% छात्र। तो 30% छात्र जो बच गए वो मेरे क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं। ठीक है, अब बहुत आसान है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो कितने होंगे, 30%। क्यों, 30% होगा ना, नहीं होगा भाई ऐसे कितने छात्र हैं जो संस्कृत बोलते हैं, तो वो है 30%, तो ये वाले छात्र हैं, और 30% है ये वाले छात्र, क्योंकि इनमें वो छात्र भी तो हैं जो संस्कृत बोल रहे हैं। ठीक है, क्या हम इन छात्रों को ये नहीं कहेंगे कि भाई जैसे कंबाइंड छात्र हैं, इनमें ऐसे छात्र हैं जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, इसका मतलब वो संस्कृत तो बोलते ही हैं, हिंदी और बोलते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये 30% ये छात्र हो गए, तो 30 और 30 कितना हो गया, 60% छात्र ऐसे हैं जो संस्कृत बोलते हैं। ठीक है, मतलब टोटल का 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो संस्कृत बोलते हैं, और टोटल का 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जो 40 और 30 जो हिंदी बोलते हैं। ठीक, अब इसमें लैंग्वेज देखिए आप, लैंग्वेज सवाल के कह रही है कि ऐसे कितने छात्र हैं जो संस्कृत भाषा बोलते हैं, तो 30 या 30 60, तो 50 का 60% कितना होगा, 5 से 30। ठीक है, 30 मेरा उत्तर आ रहा होगा। ठीक है, अब कई स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिमाग लगाएंगे कि 30% निकालेंगे, ऐसे कितने छात्र हैं, क्या भाई उसने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोलने वाले छात्र कितने हैं। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि सिर्फ ओनली, सिर्फ का मतलब होता है ओनली, ओनली संस्कृत भाषी कितनी है, संस्कृत बोलने वाले कितने, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोलने वाले कितने हैं, तो फिर हम कहेंगे कि 30% छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत बोल रहे हैं, और फिर हम 50 का 30% जब निकाल रहे होंगे तो मेरे पास आ रहा होगा कितना, 15, तब मेरे सवाल का उत्तर आएगा 15।
ठीक है। अगर एग्जामिनर ये पूछता है कि ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो सिर्फ और सिर्फ संस्कृत भाषा ही बोल पा रहे हैं, तो वो है 15 स्टूडेंट। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि ऐसे छात्रों की संख्या बताओ जो संस्कृत बोल सकते हैं, मतलब ऐसे सभी छात्रों को बताना है जो संस्कृत बोल रहे हैं, तो फिर आएगा 30 और 30 60 ये वाला। ठीक है। और अगर एग्जामिनर ये कहता है कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ हिंदी भाषा बोल रहे हैं, तो 520 स्टूडेंट हो गए, सिर्फ और सिर्फ हिंदी। ठीक है, सिर्फ हिंदी। तो कितना हो गया, 20 हो गए। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोल रहे हैं। अगर एग्जामिनर ये कहता है कि हिंदी भाषा बोलने वाले छात्रों की संख्या बताओ, तो फिर 40 और 30 70% ऐसे हैं। तो कितना हो गया, 35 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो, ठीक है, हिंदी भाषा बोल सकते हैं। ठीक है। तो मैंने आपको चारों ही एस्पेक्ट बताए हैं, हर एंगल से आपके साथ डिस्कस किया है, इससे बाहर कुछ नहीं है यार। ठीक है, ये मैंने डिस्कस भी कर लिया है पहले बहुत अच्छे से। ठीक है, तो चलिए, आया था मेरे पास कोई, इसलिए मैंने बता दिया है, एक तो क्वेश्चन और करा दिए हैं, चलो अच्छा है, आपका रिवीजन हो गया है। आप इनको लिखिएगा जरूर नोट्स में, और क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियोज आते रहेंगे यार। ठीक है, तो ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, आगे और परसेंटेज को बढ़ाएंगे आगे आने वाले वीडियोज में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।